स्टार्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन देती हूँ तुम्हें अपना शेयर करने का। एक सेकेंड। मैम रोल नंबर वाइज होगा ना? हाँ, आपका आपका कोई ग्रुप है? मैम सब इंडिविजुअल ही है। अच्छा, सब इंडिविजुअल है, ठीक है। तो रोल नंबर 1 है क्लास में। यस मैम है। यस मैम। 1, आर यू रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन? मैम हमको कोई टॉपिक आपने बताया अभी तक? मैंने बताया था, बोला था टाइप्स ऑफ प्लान्स उसको दे देने के लिए, जिस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय। अंकित से हम कोई बात पूछे तो नहीं, अंकित नहीं बताया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम अभी लिख लो अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, ठीक है। और परसों कर दो प्रेजेंटेशन अपना। ओके मैम। ठीक है। बाकी रोल नंबर 2, शायद वो तो थे नहीं उस दिन क्लास में। 2 को भी इन्फॉर्म कर दो प्रेजेंटेशन कौन सा के लिए। टॉपिक है उसको? उसको कोई भी दे दो तो है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दे देते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। 3 और 4 कोई नहीं है तो अंकित तुम्ही को शुरू करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। यस आप मैम, लोग खुद 4 से आर्मी है। इनिशिएटिव लीजिए। हाँ, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ स्क्रीन शेयर करना। 1 मिनट। यस मैम। एक सेकेंड। हाँ अंकित, डन, यू कैन स्टार्ट। मैम मैं होस्ट नहीं बना अभी तक। होस्ट नहीं बनाया, मैंने आपको स्क्रीन शेयर करना अलाउ किया है। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। आंटी को बोल दो कि हो गया। बेटा जाओ। मैम स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ हाँ, शेयर है। Thank you, ma'am. So, good morning, everyone. So, today's discussion is going to be on a 14 administrative principle of management by Henry Fayol. So, who is Henry Fayol? Henry Fayol was a French mining engineer, mining executive, author, and a director of mines. So, Henry Fayol developed the concept of a general theory, business administration, as well as often called a Fayolism. After lots of experiment, Henry Fayol and his colleague developed the concept of 14 administrative principle of management. And Henry Fayol was one of the most famous leading industrialist and a successful manager. There, Henry Fayol developed these 14 principles. So the first principle is that a division of work. So, division of work, it is assigned to employee as per their qualities and capabilities. So ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक काम को करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उन्हें हम अलग अलग लोगों में उनके क्वालिटीज एंड उनके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय हैं तो हम उन सारे वर्क को हम उन 10 एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि वो काम सही वे में हो सके। और इसमें इससे पॉसिबिलिटीज होती है कि इसमें एरर कम आता है और काम जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट मिलता है एज कम्पेयर टू अगर हम इंडिविजुअली अगर उसको बांटे तो। सेकंड टॉपिक है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ शुड बी पैरेलल इन मैनर। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, दोनों एक बैलेंस वे में होना चाहिए। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो मैनेजर को ये
उस अपने एम्प्लॉय को सेम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी देना चाहिए ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल सही तरीके से कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम मैं अपने घर का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे अभी टॉप ऑफ द फ्लोर पे स्विचेस का काम, वायरिंग का काम चल रहा है। तो 2 दिन पहले मेरे पापा ने बोला कि ये स्विचेस और ये सामान सब लाना है ये कंपनी का। तो उन्होंने मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और अथॉरिटी इन द सेंस कि उन्होंने मेरे को बोला कि ये चाबी ले, कार का ले, ये सामान ले आना इसमें, और उन्होंने बोला कि तुमको जो सही लगे, जो जिसका क्वालिटी जिसका सही लगे स्विचेस का वो ला। तो ये मुझे क्या मिला, ये मेरे को वो अथॉरिटी मिला ताकि मैं अपना खुद का डिसीजन लेके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकूं सही वे में। थर्ड टॉपिक आता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन all the worker and employees should be must obey and respect the rules and regulation of organization। तो जैसे कि हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा कि अब मैनेजर अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय उस अथॉरिटी का गलत मिसयूज करे, वो अपने प्रॉफिट के लिए उसका वो यूज करे। तो ये तो इस जो भी एम्प्लॉय है वो उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए और अपने सुपीरियर को ओबे करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है। एंड नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव वन ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। इसका मतलब एक एम्प्लॉय पे एक ही डायरेक्ट सुपरविजन होगा और वो एम्प्लॉय एक ही पर्सन को अकाउंटेबल होगा ताकि सारे सबऑर्डिनेट के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करना इजी हो जाए। तो इससे होता है कि कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होता है। अगर बहुत सारे अब सुपीरियर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूजन का माहौल छा जाएगा और वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं अपने घर का एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर पापा मम्मी दोनों मेरे को इंस्ट्रक्शन देने लगे कि लाना है वो लाना है वो लाना है, तो मैं नहीं ला पाऊंगा। मैं और लिटरली मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसे सिचुएशन में कि क्या पहले कौन सा काम करना है और सही में उल्टा सीधा काम करके आता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को अवॉइड करता है। तो यही होता है कि एक सुपीरियर एक ही और सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब ये प्रिंसिपल बताता है कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टीम बनाया गया हो उस टीम को गाइडेंस एक ही मैनेजर से मिलना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और एक प्लान को यूज करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा सके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी कुछ मंथ्स पहले हमारे कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था। तो एक ऑब्जेक्टिव था कि सरस्वती पूजा को सही से एग्जीक्यूट करना है। तो सारे जितने भी स्टूडेंट थे वो एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे थे, अपना एफर्ट उसी के ऊपर दे रहे थे ताकि वो और सही से अच्छा से भी हमारा वो पूजा सेलिब्रेट हुआ। यही होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। तो according to this principle, interest of an individual must be given less importance than the interest of organization। मैनेजर को डिसीजन लेते टाइम पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सिंगल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को। ऐसे एग्जांपल लेते हैं किसी भी, जैसे कि क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर अपने ग्रुप के लिए खेलता है, अपने ग्रुप के स्कोर के लिए खेलता है, ना कि वो पर्सनल स्कोर के लिए खेलता है, ना कि वो पर्सनल अपना ही वो सब कुछ बढ़ाने स्कोर बढ़ाने के लिए, अपना सेंचुरी मारने के लिए खेलता है। वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग खेलता है ताकि अपना उसके ग्रुप का रन रेट बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में सभी सारे डिसीजन से टॉप लेवल मैनेजर्स द्वारा लिया जाता है और जितना भी जो अथॉरिटी और जो कंसंट्रेशन ऑफ जो अथॉरिटी है वो एक वन हैंड में रहता है और सारे एम्प्लॉय को एक ही जगह से ऑर्डर मिलता है और एक ही जगह से सब कुछ मतलब कि एक ही जगह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑल्सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक बैलेंस वे में होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हम अथॉरिटी एक हाथ में, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हम अथॉरिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए among the level of employee, कि किस तरह का एम्प्लॉय है और उसका पोजीशन क्या है।
8 नंबर है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन फेयर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिम्यूनरेशन टू कीप देम satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization. रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय अपने काम के बदले एम्प्लॉय को अपने काम के बदले मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। मॉनेटरी इन द सेंस कि एम्प्लॉय को सैलरी, वेजेस और उसके बोनस, इंसेंटिव ये सब मिलना चाहिए। और नॉन मॉनेटरी रिम्यूनरेशन मतलब कि उसको उसके काम को सराहना, उसके काम को तारीफ करना, उन्हें प्रमोशन देना, ये सब होता है। नेक्स्ट टॉपिक है authority of scalar chain. So, in this principle, a scalar chain means a hierarchy of authority from top level to lower level of management purpose of communication. ये इसमें टॉप लेवल और लोअर लेवल तक के मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है लाइक एक चेन की तरह। फॉर एग्जांपल, हेनरी फुल ने बताया कि स्कलार चेन में अगर टाइम लग रहा है तो एम्प्लॉय कैन अडॉप्ट द कांसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक। एम्प्लॉय गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट होगा वो सेम डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन पे होगा, जैसे कि B2P, C2Q, D2R एंड E2S। ये होता है स्केलार चेन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर। According to this principle of order, a right person should be right place at the right job, and the right thing should be placed at the right place. It means ये प्रिंसिपल के मुताबिक हर चीज अपने प्लेस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्स राइट टाइम पर और राइट प्लेस पे होना चाहिए। ये प्रिंसिपल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन पे फोकस करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके, स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है equity. Equity means we should treat our employee in an equal manner. हम as a friendly हम लोग ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट को सभी एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीट करना चाहिए, वर्क डेलीगेट करने में, मॉनेटरी टर्म डिसाइड करने में, और उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें सारे एम्प्लॉय के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए और सेम रिम्यूनरेशन देना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्रिएट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इट मींस एट अ टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय द मैनेजर शुड अश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ जॉब टेन्योर। इट मींस कि एम्प्लॉय को अपने जॉब को लेके बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है, इससे उनकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट को जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है इनिशिएटिव। Initiative refers to volunteering to do work in an innovative way. हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को नए आइडियाज को एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। इससे एम्प्लॉय इंटरेस्टेड फील करते हैं और वो अपना इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच फील करते हैं। और कभी कभी ऐसे आइडियाज भी मिल जाते हैं जिससे कंपनी प्रॉफिट में होती है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्पिरिट डिकॉप। Spirit decop, if all the employees are working as a union. स्पिरिट डिकॉप और टीम वर्क के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। स्पिरिट डिकॉप का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि टीम वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ग्रुप एक्टिविटी का वर्क होता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सभी एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने काम को करें तो वो डिफिकल्टीज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉय के बीच टीम स्पिरिट है या नहीं। थैंक यू सो मच।
मैम आप म्यूट हैं। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि वेरी गुड अंकित, आपने जो भी प्रेजेंटेशन किया है, जो स्लाइड्स बनाए हैं एज पर टॉपिक, डिफरेंट स्लाइड्स, दे आर आल्सो गुड, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। और ठीक है, फर्स्ट टाइम है, यू मिक्स्ड हिंदी इन इंग्लिश, एंड देन इट्स ओके। मेन पर्पस है कि समझ में आना चाहिए वो चीज, तो अगर यस ध्यान मैम। से सबने सुना होगा तो सही है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल अभी डिस्कस किया अंकित ने। आप सब, मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि यहाँ पानी का आवाज आ रहा था इसलिए। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग अंकित को। अच्छा, तो किसी को कुछ नहीं पूछना, ठीक है। अंकित एक बार बताओ, नॉन मॉनिटरी रेम्यूनरेशन जिसको तुमने बोला, व्हाट इज नॉन मॉनिटरी रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज आ जाएंगे? मैम नॉन मॉनेटरी रेम्युनरेशन में हम जैसे कि मॉनेटरी में मैम कि हम अपने एम्प्लॉय के सैलरी को, इंसेंटिव को, बोनस को ध्यान में रखते हैं, उनको देते हैं। और नॉन मॉनेटरी मतलब होता है कि हम उन्हें अप्रिसिएट कर रहे हैं उनके काम को लेके, हम उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं भाई आप आगे और करो, आप सक्सेस करो मैम। उसमें मतलब कि एम्प्लॉय को मोटिवेट फील कराना होता है। एक्चुअली नॉन मॉनेटरी में सिर्फ मोटिवेशन और सिर्फ एप्रिसिएशन ही नहीं होता है, अदर बेनिफिट्स, जो फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स होते हैं, जो यस आप मैम, नॉन एनवायरमेंट कैश के। के फॉर्म में देते हैं। जैसे किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रच की फैसिलिटी होती है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन की फैसिलिटी होती है, कहीं कहीं पर आपको बहुत कम पैसे में या फिर फ्री पार्किंग दिया जाता है अपने एम्प्लॉइज को, क्या फ्री में पार्किंग कर सकते हैं। ये सब जो बेनिफिट्स है इसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहते हैं। रेम्यूनरेशन आएगा नॉन इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल में, लेकिन उसके साथ साथ जैसे एडवांसमेंट, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसके अलावा ये सब भी है जो नॉन मॉनेटरी में आएंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक। मैं स्केलार चेन में थोड़ा मैं अटक गया था वहां पे, मैं आप देखें मैं थोड़ा पॉज ले लिया था यहाँ पे स्केलार चेन इट्स पे। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने फिर भी अच्छे से डायग्राम को यूज किया, बताया। अगर किसी को डिफिकल्टी, अगर किसी ने स्केलर चेन नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन अंकित। थैंक यू सबसे मैम। पहले इनिशिएट करने के लिए और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। दूसरी बात, अभी कोई नोटिस है क्या हमारे या आपके ग्रुप में? मेरे नॉलेज में तो नहीं है, पर अगर आपके नॉलेज में है तो बताइए कि हम लोग सबको वीडियो ऑफ करके क्लास करना है। सॉरी मैम, एक्चुअली मैं पीसी से ज्वाइन हुआ आपका मुझे मैं मालूम मोबाइल। है, अगर आप मोबाइल किस चीज से ले रहे थे आप? मैम अभी मैं लैपटॉप से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मम्मी के मोबाइल से हॉटस्पॉट लेके, तो नेट इशू रहता ओके, है। ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है? क्या ये हर क्लास में बोलना पड़ेगा कि आप लोगों को अपना वीडियो ऑन रखना है? मैंने कितनी बार बोला है कि वीडियो ऑन रखने से आपका ही फायदा है, ठीक है ना? आपका फायदा है किस तरीके से, वो भी मैं बता चुकी हूँ। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, और जिस क्लास में मेरा वीडियो ऑफ रहता है उस समय मैं कुछ भी करती हूँ। कभी इधर चली गई दरवाजा खोलने, कभी कोई आ गया तो उसको कुछ देने चली गई, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब वीडियो हम ऑन रखते हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको सीखना है और कुछ पढ़ने के पर्पज से ये 1 घंटा दे रहे हैं आप लोग, तो ऑन रखिए। कुछ नहीं सीखना, आपको सब कुछ आता है तो ठीक है, अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए, चले जाइए, ठीक है ना? मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, मैं समझूंगी कि यू आर नाउ, क्या कहते हैं, एट होम इन पीपीएम एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको क्लासेस की अब जरूरत नहीं है, अब सीधा एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक काम करिए, अटेंडेंस मार्क करवा के अपना बंद करिए, जाइए, नाम मात्र का मत लॉग इन करके रखिए। इससे होगा क्या? तो इससे सोनी मैम खराब पढ़ाती है जाएगा, क्योंकि सोनी मैम पढ़ाती है और कुछ बच्चे को आता ही नहीं है, सारे अटेंडेंस है उनके, अटेंडेंस में तो वो रेगुलर है, तो रेगुलर होने के बाद भी अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो फैकल्टीज में प्रॉब्लम है ना, राइट? तो अगर ऐसा है तो अब मत रहो, ठीक है ना? मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, मैं बोलूंगी कि ये सब निष्णात है, सबको सब कुछ आता है। हेलो मैम। अब कोई दूसरा है जिसने अपना प्रेजेंटेशन तैयारी की है? ये आप लोग का ना वीडियो रिव्यू होता है डेली बेसिस पे, और जो लोग रेगुलरली ठीक ऑफ है, रहते हैं आप ना एक मिनट सर, हम विल टॉक लेटर, ठीक है ना? मैं आपको बोल रही हूँ कि और कोई है प्रेजेंटेशन के साथ?
मैम प्रेजेंटेशन बन गया है बट थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अगले क्लास में दे क्या दूंगा। कंफ्यूजन है बताओ, अगर मुझसे मैम कुछ चाहिए, डिसीजन मुझसे कुछ मेकिंग हेल्प चाहिए तो बताओ। डिसीजन मेकिंग में कोई काम नहीं समझ में आया यस मैम, टॉपिक था 2-3। क्या? तो फिर वो टॉपिक पूछिए, डिस्कस करिए। ओके मैम, एक मिनट मैम, पीपीटी खोलना होगा उसके लिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने टॉपिक तैयार रखिए। बाकी के स्टूडेंट देखो, हम लोग रोल नंबर वाइज लेंगे, लेकिन कोई कभी एब्सेंट रहता है, कभी कोई नहीं आ रहा है, और अगर इस तरीके का होगा तो तैयारी रहेगी तो हम किसी और के भी ले लेंगे, क्योंकि हमको ये लेकर के खत्म करना है। और आपके यहाँ सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो हम ज्यादा लंबा इसको नहीं खींच सकते हैं। जहाँ पे 100 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ ठीक है, वहाँ थोड़ा ज्यादा लंबा भी चलता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। क्या हुआ दुर्गेश, तुम्हारा भी प्रिपेयर नहीं है? नैना? यस मैम। मैं नेक्स्ट क्लास में मैम देती हूँ। मतलब ठीक है। प्रिपेयर तो हो चुका है, बट एक दो मतलब लाइन है जो मतलब अच्छा से समझ में नहीं आ रहा, तो रिया? मैम हो अब्दुल? जाएगा 2-3 दिन में। आशीष? आप लोग भी अपनी तैयारी करिए और देना शुरू करिए। अमरिंदर, तुम और कृष्णा को बता दोगे, ठीक है ना? कृष्णा को मैंने दिया, क्या दिया उसको? आई एम जस्ट सेइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट Functions of सिंपल, management. ठीक है ना? हाँ, तो करने के लिए बोलिए, ठीक है? दुर्गेश Okay, आप ma'am. भी रेडी रखिए। ओके, अटेंडेंस 1 प्रेजेंट मैम। 2 3 4 5 मैम 4 मैम। हो गया, 6 प्रेजेंट मैम।